बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 नवंबर 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल के दरमियान पसे पर्दा जंग जारी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान डट चुके हैं। तुर्की ने इसराइल को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। गाजा में तुर्की की फौज आएगी, इस हवाले से हमने मुशावरत शुरू कर दी है, तुर्क सदर ने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ गाजा के लिए बनाई जाने वाली अमरीकी फौज अचानक इसराइल से वापस रवाना होने लगी है। क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? इस हवाले से जल्द एक बहुत बड़ा जो पर्दा है वो हटने जा रहा है। क्या वाकई गजा की जंग खत्म होने जा रही है, जंग बंदी खत्म होने जा रही है और जंग दोबारा छिड़ने जा रही है? और लबनान में होने वाले इसराइल के हमले के बाद इसराइल में जेर जमीन पनागाहों को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया गया है। यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, ताकि आपको हमारी तमाम खबरें का ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहे। आगाज करेंगे नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क है हेरिटेज की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकन सोल्जर्स जो इसराइल के अंदर एक सिविलियन मिलिट्री सेंटर के अंदर बतौर मॉनिटर लाए गए थे, वो अचानक वापस जाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका ने गजा के करीब एक मिलिट्री सेंटर बनाया था, जिसे कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंटर का नाम दिया गया था और उसमें मुख्तलिफ मुल्कों की जो मॉनिटरिंग टीमें थीं वो बिठाई गई थी। लेकिन महज 30 दिन भी नहीं हुए हैं इस कोऑर्डिनेशन सेंटर को, अब ये बंद करके या इसको कम करके यहाँ से अमेरिकी फौजियों की वापसी शुरू हो चुकी है। अब इस हवाले से इसराइली अखबार की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दरअसल अमेरिका मुख्तलिफ ऑप्शंस पोस्ट वार के लिए तैयार कर रहा है। यानी ट्रंप गजा के हवाले से मुसलसल कलाबाजियाँ खा रहा है और ट्रंप का क्या मंसूबा है कोई नहीं जानता है। और अगले चंद दिन में यह हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी कि क्या ट्रंप सिर्फ इसराइल के सारे कैदी गजा से छुड़वाना चाहता था और बाद में उसने इस मामले से ताल्लुक इख्तियार करके गजा की जंग दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। ये वक्त बता देगा। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकी फ़ौज की इस कोऑर्डिनेशन सेंटर से वापसी है, ये एक तरह से परेशानी की भी बात है और यह मुख्तलिफ तरह के ख़तरात और ख़दशात को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने आलमी कॉन्फ्रेंस में G20 कॉन्फ्रेंस हुई है साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में होने वाली इस आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खुलकर कहा है कि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जंगों में अमूमन नस्ल कुशी होती है, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में और गजा में जो जंग लड़ी गई उसमें नस्ल कुशी का इर्तिकाब किया गया और गजा में होने वाली नस्ल कुशी को हम किसी भी सूरत नहीं भुला सकते हैं। और गजा में नस्ल कुशी करने का जो शख्स जिम्मेदार है वो नेतन्याहू है और वो इसराइल है। हम पूरी दुनिया को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस तरह से गजा में नस्ल कुशी हुई और किस तरह से गजा में इंसानी हुकूक पामाल हुए, आलमी कवानीन को पामाल किया गया और जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। ये बात तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने आलमी G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि गजा में जो एक अमन फौज है उसके लिए बातचीत और मुशावरत जारी है। तुर्की गौर कर रहा है कि हमें गजा में फ़ौज किस तरह से भेजनी है और किस अंदाज में भेजनी है और किस मकसद के लिए भेजनी है। जल्द इस हवाले से हम दुनिया के सामने सच्चाई रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम गजा के लिए इमदादी सामान जारी रखे हुए हैं, हम गजा को भूले नहीं हैं और गजा में तामीर नो के लिए हमारे एजेंडे में तमाम चीज़ें शामिल हैं और इस वक्त हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गजा के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए। नाज़रीन इकराम, गजा में कतर, तुर्की, उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब ये वो ममालिक हैं जो जामिन बने थे गजा जंगबंदी के, जिसमें इसराइली कैदियों को छोड़ना था और बदले में इसराइल को गजा छोड़ना था और गजा में तामीर नो शुरू होना थी, गजा में लोगों के हुकूक बहाल होना थे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गजा में इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। आज की एक और खबर मेरे सामने मौजूद है। इसराइली अकाउंट से यह खबर नशर हुई है कि 3 दहशतगर्द आज येलो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश में इसराइली फ़ौज की तरफ बढ़े हैं, जहां पर रद्द-ए-अमल में इसराइली फ़ौज ने ड्रोन स्ट्राइक करके उनको मार दिया है। ये इसराइली फ़ौज ने क्लेम किया है। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की और इसराइल सिर्फ गजा के मसले पर आमने सामने नहीं है, बल्कि शाम, लबनान के मसले पर भी तुर्की आमने सामने है।
इस वक्त शाम के अंदर तुर्की की फ़ौजें हैं और शाम के अलावा अब लबनान में जो इसराइल ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तो लबनान में भी इसराइल की दरअंदाजी और इसराइल की जारियत से तुर्की को ख़तरा है। कुछ दिन पहले तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने स्टेटमेंट दी थी कि लबनान की तरफ इसराइल का आना ये बहुत ख़तरे की बात है। लबनान और इसराइल में फ़ासला बहुत थोड़ा है और इस वक्त इसराइल पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह से उन्हें लबनान में मौका मिल जाए। चुनांचे आज की मैं आपके सामने एक और ख़बर रखूंगा। ये खबर मेरे सामने यदीओत आहरानोत इसराइली मीडिया पर नशर होने वाली खबर है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल की जो टॉप मिलिट्री कमांड है या जो इसराइल के जो टॉप सीनियर हुकूमती शख्सियात हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मुमकिन तौर पर हिजबुल्लाह अपने कमांडर के मारे जाने के बाद बैरूत में कोई रिटेलिएशन कर सकती है, इसलिए फ़ौज को तैयार कर दिया गया है। यही नहीं, इसराइली फ़ौज को शुमाल के अंदर यानी लबनान के बॉर्डर पर जंगी मशकों के लिए भी हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है इसराइल के अंदर से कि इसराइल में जो ज़ेर ज़मीन पनागाहें हैं जिनके अंदर लोगों को रखा जाता है, उनकी सफाई शुरू हो गई है और पनागाहों को खोलने का हुक्म दिया गया है। यानी जो शेल्टर्स हैं इसराइल के अंदर, ज़ेर ज़मीन बंकर्स हैं, पनागाहें हैं, उनको शुमाल के अंदर खोलने का हुक्म दिया गया है। और ये सिर्फ इस वजह से हुक्म दिया गया है ताकि जो लबनान से मुमकिन तौर पर मिसाइल हमले हों या लबनान के साथ मुमकिन तौर पर जो लड़ाई या जंग हो, उसमें शहरियों को बचाया जा सके। नज़र काम ये जो सारा मामला है, इस हवाले से अमरीका खामोश है। हालांकि अमेरिका ने लबनान जंगबंदी के लिए भी गारंटर और जामिन का किरदार प्ले किया था और अमेरिका ने गजा जंगबंदी के लिए भी जामिन और गारंटर का जो रोल है वो प्ले किया था। लेकिन अब लबनान में जो हमला हुआ गुज़श्ता रोज़ बैरूत के अंदर वाहिया में, उस पर अमरीकी हुकूमत कहती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो गजा के अंदर पिछले 2 से 3 दिनों से जो हमले हुए इसराइल के, उस पर भी अमरीकी हुकूमत खामोश नज़र आती है और अमरीकी सदर ट्रंप की भी अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट इस हवाले से सामने नहीं आई है। तो ये सारी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना रही है इस सारे मामले को कि इसराइल और अमरीका इस सारे मामले में बराह रास्त एक ही पेज पर है। यानी इसराइल का और अमरीका का गोया एक ही मौक़िफ़ है और इसी वजह से दोनों इस सारे मामले से आंखें चुराए हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मेरे सामने एक और बड़ी खबर है वो ये है, इसराइली मीडिया पर रिपोर्ट नशर होती हैं कि दरअसल जो इसराइल है वो ईरान के हामियों और ईरान के हिमायत याफ्ता पस पर्दा मलिशियाओं को ख़त्म करने के लिए ज़ोर लगा रहा है। मशरिक़ वस्ता की रीमैपिंग और नए सिरे से मशरिक़ वस्ता का वजूद तब तक नहीं होगा जब तक जो ईरान है या उसके हामी हैं वो ज़िंदा है। यानी ईरान के अंदर हुकूमत को गिराना और ईरान के हामी यानी इराक़ में, लबनान में, यमन में इनको ख़त्म करना। अब इतलात ये आ रही हैं, इसराइल को ये भी ख़तरा है कि जहाँ लबनान से इसराइल पर कोई रिटेलिएशन हो सकती है, हमला हो सकता है, ऐसे ही इसराइल के अंदर इस बात पर भी गौर कर लिया गया है कि कहीं यमन के हूसी तो इसराइल पर कोई मिसाइल नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यमन के हूसी इसराइल पर मिसाइल ड्रोन मारते थे। तो हर तरफ से इसराइली फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है और हर तरफ से इसराइली फ़ौज को ख़बरदार किया गया है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए निमटने के लिए तैयार रहा जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सारे मामले की जो कीमत है वो गज़ा के 20 लाख लोग अदा कर रहे हैं। गज़ा के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और गज़ा का जो बॉर्डर है मिस्र के साथ वो मुकम्मल तौर पर नहीं खुला है। रफ़ा बॉर्डर बंद है, सिर्फ चंद एक गाड़ियाँ आती हैं इमदादी सामान की जो ज़्यादातर दुकानों के लिए होती हैं, तिजारत के लिए यानी ताजरों की होती हैं, वही दाखिल होती हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि इतनी सारी चीज़ें वो ख़रीद सकें और गज़ा के अंदर जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल से दोचार हैं। इस सारे मामले पर आलमी बरादरी को रोल प्ले करना चाहिए। जहाँ तक तुर्की का मामला है, कतर का मामला है, मिस्र का मामला है, ठीक है, उन्होंने गज़ा की जंग को रुकवाने के लिए रोल प्ले किया, लेकिन उन्होंने जामिन बनकर एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी उठाई थी। क्या कतर, मिस्र, तुर्की ये सारे ममालिक सिर्फ बयान देते रहेंगे और इसराइल को या इसराइल के हमलों को नहीं रुकवा सकते हैं? और अमेरिका जो इस सारे मामले में अरब मुल्कों की तरफ से उनको यकीन दहानी करवाने का मरकज़ी किरदार था, यानी ट्रंप, क्या वो इस सारे मामले में अपना फ़ायदा लेकर दरमियान से निकलना चाहता है? इस सारे मामले को भी देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफ़सीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।